आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा 69वीं के लिए स्टैटिक्स प्लस डीआई का बैच प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कैसे काम करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक्स प्लस डीआई में मेन रूप से डीआई पूछा जा रहा है। डीआई में जहाँ तक हम लोग को पढ़ने का टॉपिक का सवाल है, टेबल, डायग्राम, ग्राफ। डायग्राम में दो पार्ट आ जाते हैं, बार चार्ट और पाई चार्ट। बार चार्ट और पाई चार्ट यानी टेबल का अर्थ हुआ सारणी, बार चार्ट हो गया आपको दंड चित्र, पाई चार्ट हो गया वृत्त चित्र और ग्राफ हो गया रेखा चित्र। सिंबल रूप से पहचानने का भी तत्काल तरीका इस तरह से द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो और कॉलम, इस तरह का रहेगा टेबल। बार चार्ट में इस तरह का 2 3 4 का रहेगा। ये जो हो गया बार चार्ट हो गया। पाई चार्ट रहेगा, एक सर्किल कई भाग में बटा हुआ रहेगा, इस तरह का जो आकृति रहेगा पाई चार्ट हुआ। और ग्राफ में देखेंगे इस तरह से ये ग्राफ हो गया। तो मेन रूप से हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है। 68वीं में भी देखेंगे कि एक 7 नंबर क्वेश्चन में और इससे मिलाकर दोनों में से एक का क्वेश्चन का जवाब देना था, और इस दोनों से एक क्वेश्चन ये 8 नंबर में पूछा हुआ था, 2 में से एक का जवाब देना था। तो ये हम लोग का मेन जो है सो सिलेबस हुआ बीपीएससी मेन एग्जाम में। बीपीएससी मेन एग्जाम सेक्शन 3 पेपर 1, ये पेपर 1 का भाग हुआ। 72 नंबर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो में से इसमें से एक क्वेश्चन लिखना है और इसमें अब इसका कॉम्बिनेशन हम लोग को ऐसा भी बनेगा कि 7 नंबर में हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन टेबल और टेबल ही दे, उसी दोनों में से एक बनाना हो, ऐसा भी हो सकता है। 8 नंबर में पाई और पाई ही दे, एक पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी हुआ दोनों क्वेश्चन ग्राफ ही पूछ दे, बार चार्ट ही पूछ दे। तीसरा पॉसिबिलिटी हो गया कि जैसा देखे थे हम लोग, जो टेबल दे और ग्राफ दे, दो में से एक लिखना है। बार चार्ट और पाई चार्ट, ठीक है। चौथा पॉसिबिलिटी हो कि यहीं पर जो है सो आपको पाई दे दे, ग्राफ दे दे, इसी में टेबल को कर दे, ठीक है। तो इसी में से घूर फिर करके कॉम्बिनेशन बनेगा। बात समझ गए? तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन रहेंगे। अब इतना को जानने के लिए हम लोग को बेस की जरूरत होती है। बेस, बेसिक कॉन्सेप्ट।
तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग को सबसे पहले प्रतिशत, परसेंटेज, दूसरा हो गया अनुपात, रेशियो, तीसरा हो गया लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, चौथा हो गया एवरेज, औसत, उत्पादन, उत्पादकता, क्षेत्र यानी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एरिया, समझ गए। अगला हो जाएगा उत्पादन, निर्यात, खपत, जनसंख्या, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन और पॉपुलेशन। अगला हो जाएगा शेयर और लाभांश। तो ये सारा चीज को हम लोग बेसिक में देखेंगे। बात समझ गए। तो पहला हो गया परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एरिया। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा है। फिर उत्पादन, उत्पादकता, क्षेत्र वहाँ हो गया, उत्पादन, निर्यात, खपत, जनसंख्या, इस पर क्वेश्चन बनता है। शेयर और लाभांश से आपको सीडीपीओ में पूछा था। तो ये सारा टॉपिक बनता है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। परसेंटेज, प्रतिशत। पहले ध्यान देंगे अच्छा से समझने पर, और फिर लास्ट में रुक करके नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझना पर ज़्यादा जोर देंगे और फिर सारा एक एक करके शुरू से नोट कर लेंगे। अब देखिए, प्रतिशत, प्रति प्लस शत, अर्थात प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का अर्थ होता है, क्या होता है? प्रत्येक 100 पर। जैसे एट द रेट 5%, एट द रेट 5%, इसका अर्थ हुआ कि हमें प्रत्येक 100 रुपया पर 5 रुपया टैक्स यानी कर, ब्याज, ठीक है, सूद, जो कहिए, देना होगा, देना होगा, देना होगा। बात समझ गए? सूद देना होगा, प्रत्येक 100 रुपया पर देना होगा। ठीक है।
जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की मासिक आय 18,000 रुपया है। वह 18,000 रुपया है। वह टैक्स के रूप में 18% सरकार को देता है, तो उसका कुल कर तथा कुल खर्च कितना है। ठीक है, एक व्यक्ति की मासिक आय 18,000 हुआ। अब वह टैक्स के रूप में 18% देता है, 5% देता है, 10%, एक मुद्दा रहेगा। अब तो कर देने के बाद जो बचेगा वो अपना खर्च करता है, उसी खर्च में कुछ सेविंग भी करेगा, वो अलग अलग प्रक्रिया हुआ। तो इसको हम लोग व्यक्ति की मासिक आय 18,000, जितना आय रहेगा ऑटोमेटिक, ये समझने के लिए 100% हो गया, जितना रहेगा 100% हो गया। तो अब 100% यानी 18,000 टैक्स हो गया 18%। तो इसका अर्थ हो गया कि अब खर्च करता है आपको 82%। ठीक है, तो इसका टैक्स के रूप में कितना दिया, तो 18,000 का 18%। अब देखिए 18,000 परसेंटेज 18/100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 180 गुने 18, 18 गुना 18 कितना होता है, 324, यानी 3240 रुपया जो है सो वह टैक्स दे देता है। तो इसका खर्च क्या हुआ, तो एक तरीका हुआ 18,000 माइनस 3240, तो 0 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, और हो गया आपको 7 में से 3 4, 14,740 रुपये। दूसरा तरीका हुआ कि 18,000 का 82% निकाल लेंगे, 18,000 का 82% निकाल लेंगे, तो 18,000 गुने 82/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, कैलकुलेटर से 180 गुने 82 करेंगे तो भी 14,760 ही आना चाहिए, 14,760 ही आना चाहिए। ठीक है, एक दो बार पूछा है, आगे चल करके हम लोग को ये काम पड़ेगा कि कोई भी आमदनी हुआ या आय हुआ, ये जो भी रहेगा 100% हुआ। अब जो है सो मान लीजिए 36% टैक्स दे दिया कर। ठीक है, तो ये हो गया आपको 64%, ये खर्च हो गया। लाभे का बात होगा, जितना भी लाभ होगा 100% हो गया। मान लीजिए 2 लाख रुपया उसको लाभ हुआ, अब 2 लाख को टैक्स दे देता है 18%, ये टैक्स हो गया। इसका अर्थ हुआ कि 82% इसका क्या हुआ, शुद्ध लाभ हुआ, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स दे दिया 18% कर।
तो अब इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध लाभ। ठीक है, तो कई बार पूछा है कि उसका शुद्ध लाभ क्या होगा, तो डायरेक्ट इधर से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझे, देख रहे हैं इसका क्या अर्थ हुआ कि हर 100 रुपया पर, 100 रुपया पर हमको 18 रुपया देना पड़ेगा। 100 रुपया पर 18 रुपया, ऐसा करते करते हमको 18,000 पर, बस समझ गए, तो एक ही बार में निकाल देते हैं। ये इसका अर्थ हुआ प्रतिशत का। तो एक व्यक्ति का मासिक आय 18,000 हुआ, तो जो जितना भी हुआ कुल वो 100% हो गया। अब उसमें 2 पार्ट हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएगा, और जो हमको निकालना है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि प्रतिशत, तो प्रतिशत का अर्थ जैसे बता रहे थे, अर्थ प्रत्येक 100 पर, इसीलिए x प्रतिशत हुआ, देख रहे हैं ना इसको, x/100 यानी 100वां भाग में बांट देता है। परसेंटेज जैसे हटाते हैं, जैसा देखें कि जब जब परसेंटेज हटाए तो नीचे 100 लगाया, फिर ये परसेंटेज हटा देंगे, 100 हटा देंगे तो प्रतिशत लग जाएगा। तो अब मुद्दा उठता है कि क्वेश्चन मार्क, किसी अंक को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं। मान लीजिए कोई अंक है, अंक 0.05 छोटा अंक हुआ, ये क्या हुआ, छोटा अंक हुआ 0.05। अब इसको हम परसेंटेज में चाह रहे हैं, तो हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब ये परसेंटेज में चला जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, उसको 0.05, 100 से ऊपर 100 से नीचे, तो अब ये ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे में, अब ये किसका रूप धारण कर लिया, भिन्न का रूप धारण कर लिया, फ्रैक्शन। तब बोलेंगे कि यह 5% है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वह भिन्न जिसका हर 100% हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, न्यूमरेटर, इसको हर कहते हैं, डिनोमिनेटर, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। वह भिन्न जिसका हर 100 हो, अंश ऊपर वाला को, अंश को प्रतिशत में कहा जाता है, प्रतिशत में कहा जाता है। वह भिन्न जिसका हर 100 हो, अंश को प्रतिशत में कहा जाता है। बात समझ गए, वह भिन्न, ठीक है। आज ऊपरे वाला ना, पर जब तक देखिए लॉजिकली समझिए, प्राचीन काल में शादी की मान्यता तभी मिलता था जब तक, देखते ना, कहता है कि दूल्हा घोड़ी पर चढ़ेगा, जब तक घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा तो शादी का मान्यता थोड़ी होता था। उसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट 12 है, नीचे में 100 है, तब अब ये अंश हुआ, ये हर हुआ, जैसे नीचे में 100 लग गया तो ऊपर वाला परसेंटेज में बदल जाएगा 12%। अब यहाँ पर 12/50 है, तो ये परसेंटेज में नहीं होगा, इसको हमको किसी भी तरह 100 लाना पड़ेगा। तो 12/50, 100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 2 से गुना कर दिए, 24/100, अब तब बोलेंगे कि 24%। किसी भी तरह यहाँ पर हमको 100 लाना ही लाना है बात समझ में। किसी भी तरह, अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट 1/2 है, अब इसको हमको परसेंटेज में बदलना है, तो 1/2 को 1/2 गुने, अब 50 से ऊपर करेंगे, 50 से नीचे करेंगे, 100 आ जाएगा।
अब 50/100, तब बोलेंगे कि ये 50% हुआ। एक तक आगे चल करके हम लोग ये भी देखेंगे कि 1/2 है, उसको परसेंटेज में बदलना है तो यहाँ से कर देंगे, 2 बार में तो 50% हो जाएगा। ये अलग मेथड है, ठीक है, बस समझ गए। तो आगे चल करके एक मेथड ऐसा भी देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग अंक को, कोई भी अंक को परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, इसको बोलते हैं कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अंक हुआ, जैसे मान लीजिए बड़ा अंक है, मान लीजिए 1250 कोई अंक है, अब इसको हम परसेंटेज में बदलना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो 1250, अब इसमें तो कोई उपाय नहीं है, 100 से करेंगे ऊपर नीचे, इजिली आ जाएगा। तो अब 125 पर 3 शून्य हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा, 1 2 5 पर 3 शून्य, इतना प्रतिशत हो गया। तो बड़ा अंक रहेगा तो बड़ा परसेंटेज आएगा, छोटा अंक रहेगा तो छोटा परसेंटेज आएगा। आया बात समझ में? बड़ा अंक का बड़ा प्रतिशत, छोटा अंक का छोटा प्रतिशत, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही ऊपर में आ गया, नीचे में 100, ये क्या हुआ? हर हुआ, ये अंश हुआ, तो अंश परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब फिर इसको प्रतिशत को हटाएंगे तो फिर तो हो जाएगा, बोलिए। तो इसीलिए परसेंटेज लगाना, परसेंटेज हटाना, लगाना हटाना 100 का खेल होता है। बात समझ गए? उसी तरह से आगे चल करके हम लोग को एक और दिमाग में रखना है कि सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, जिस तरह से प्रतिशत हमेशा 100 पर होता है, प्रतिशत हमेशा किस पर होता है? 100 पर होता है। तो लिंगानुपात हमेशा, लिंगानुपात हमेशा 1000 पर होता है, ये दिमाग में रखेंगे। अर्थात लिंगानुपात का अर्थ हुआ कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बताता है। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर संख्या को बताता है। जब भी होगा 1000 पर होगा, परसेंटेज जब भी होगा 100 पर होगा। ये दोनों में दो को बेसिक डिफरेंस हो। हाँ, अब इसको एक उदाहरण देखिए। उदाहरण, किसी शहर में 25,000 पुरुष तथा 24,000 स्त्रियां रहती हैं, तो उस शहर का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या है? सेक्स रेशियो क्या है? बस समझ गए? अब देखिए, हल करेंगे। शहर में पुरुषों की संख्या 25,000 जितना रहेगा, अब एक लिए है, तथा शहर में स्त्रियों की संख्या कितना हुआ? 24,000। इसलिए लिंगानुपात बराबर महिलाओं की संख्या बट्टे
पुरुषों की संख्या गुने, ठीक है। तो अब हो गया आपको 24,000 बट्टे 25,000 गुने 100। 300 से 300 कैंसिल, 24,000 बट्टे 25, 900, 2400 का 96, अर्थात शहर में प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या स्त्रियों की संख्या 960 है। बोलिए, आगे बात समझ में? तो जब यही दोनों में बेसिक डिफरेंस हो। परसेंटेज जब भी सोचेंगे, ठीक, परसेंटेज जब भी सोचेंगे तो क्या होगा, दो बात को कंक्लूजन में प्रतिशत सोचेंगे 100 पर, और सेक्स रेशियो सोचेंगे तो 1000%। ये अभी दो को बेसिक हुआ, दो बात को दिमाग में रखेंगे क्या, तो ये चीज हुआ। अब अगला हम लोग देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो देखिए जैसे 10% हुआ, तो 10% हटाएंगे तो क्या होते हैं, 100 लगाएंगे। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अब उसको काट के छोटा कर देंगे तो ये भिन्न हो गया। 20% है, 20/100 काट के छोटा कर देंगे। 25% है, काट के छोटा कर देंगे। 25/100, 1/4। 50% है, 50/100, 1/2। अब देखिए 100% रहेगा, 100/100 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 150% रहेगा, 150/100, 50 तिया 50 दूना। ये सारा का सारा जो हो गया, क्या हो गया, भिन्नात्मक भाग, फ्रैक्शनल फॉर्म, भिन्नात्मक भाग। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, भिन्नात्मक भाग कहलाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि उल्टा भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। तो भिन्न क्या हुआ, मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास 4/5 एक भिन्न हुआ, 3/2 एक भिन्न हुआ, ठीक है, 7/5 एक भिन्न हुआ, 1/4 एक भिन्न हुआ। तो अब ये जो भिन्न हुआ 4/5 यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80% हो जाएगा। एक बार कैलकुलेटर ले लेना है, कैलकुलेटर से सीधे 400/5 कर देंगे, ज़्यादा काटकुट भी नहीं करना है। कैलकुलेटर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब देखिए 3/2 है, तो 3/2 गुने 100, 50 दूना 50 तिया 150। 7/5 है गुने 100, 20 140। 1/4 है तो 1/4 गुने 100
25%। अब फिर उल्टा चलेंगे तो फिर पर हो जाएगा ना। देखिए फिर 100 काट के छोटा कर दे, 20 चौको 20 पंचे, नहीं हो जाएगा? तो सीधा से उल्टा, उससे पहले देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। केमिस्ट्री के हिसाब से रिवर्सेबल रिएक्शन हुआ। 150/3/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। जैसा सिचुएशन है ऐसा काम करेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोग को दिमाग में रखना होता है। कुछ इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग को दिमाग में रखना होता है, ये हमेशा काम आएगा। कुल खर्च प्रतिशत जब भी होगा 100 होगा, कुल खर्च प्रतिशत। ठीक है। जैसे कंपनी का, परिवार का, देश, राज्य, ETC जो भी, इसलिए कुल खर्च स्कूल का, ठीक है, बैंक का, जिसका आप नाम ले, डिस्ट्रिक्ट का, इसलिए कुल खर्च प्रतिशत जब भी होगा। ठीक है। दूसरा हुआ कि अमाउंट कुछ भी हो, जैसे प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है। प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है। कैसे? अब देखिए 2 है तो भी 100% है, 500 हो गया तो भी 100% है, 2500 हो गया तो भी 100% है, 5 लाख हो गया तो भी 100% है, 2 करोड़ हो गया तो भी 100% है। ठीक है। और समझ गए ना? इसलिए प्रत्येक मान जो होता है, ठीक है, अपने आप में 100% होता है। दूसरा तरह से जैसे परिवारों की संख्या या परिवारों में सदस्यों की संख्या, ठीक है। अभी जातीय गणना आया तो देख रहे हैं कोई भी कास्ट है तो 100% है। बात समझ में आया? चाहे संख्या कुछ भी हो, उसे नहीं मतलब है, 100% है। राज्य की जनसंख्या, देश की जनसंख्या, प्रत्येक देश का, ये नहीं कि अब देश की जनसंख्या, ठीक है, राज्य की जनसंख्या, देश की जनसंख्या, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या। देख रहे प्रत्येक स्कूल में अलग अलग होगा, किसी में 200 होगा, किसी में 150 होगा, किसी में 500 होगा, किसी में हजार स्टूडेंट होगा, लेकिन सबका स्ट्रेंथ कितना हुआ? 100% हुआ। ठीक है। ETC। तो इसलिए यहाँ पर जो है सो हम लोग को ज़्यादा लॉजिकली व्यवहारिक चीज पर ज़्यादा जोर देना है। ठीक है। हाँ, तो यही सब पूछ, देखिए जनरल मैथ का दुनिया अलग होता है। ठीक है। और इसमें जो पूछेगा, देखिए नामे है इसका DI। अब बात को समझिए। डाटा इंटरप्रिटेशन, DI का अर्थ क्या हुआ? अब डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण। तो हम लोग आंकड़ों का विश्लेषण किसके आधार पर करते हैं? तो परसेंटेज के आधार पर करते हैं, रेशियो के आधार पर करते हैं, प्रॉफिट लॉस के आधार पर करते हैं, एवरेज के आधार पर करते हैं, उत्पादन उत्पादकता क्षेत्र
के आधार पर करते हैं, जनसंख्या, ये सब सारा विश्लेषण का हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सो अप्लाइड, इसमें अप्लाइड चीज जो होता है व्यवहारिक, ठीक है, ये चीज हुआ। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, देखिए अब जैसे एक चीज और समझ लेना है कि सबसे पहले सांख्यिकी हुआ क्या। इस चीज को लोग नहीं समझता है, इसीलिए थोड़ा सा परेशानी होता है। दैनिक जीवन में जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, दैनिक जीवन में जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, करने वाले हैं, और भविष्य में ऑफिसर बन के करवाने वाले हैं, उसमें जो जो टेक्निक लगता है उसी टेक्निक को ही स्टैटिक्स कहते हैं। बात है समझ में। दैनिक जीवन में जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, करने वाले हैं, और भविष्य में ऑफिसर बन के ऑफिसर बनेंगे तो अपने सब काम थोड़ी करिएगा, करवाइएगा। उसमें जो जो टेक्निक लगता है उसी टेक्निक को स्टैटिक्स कहते हैं। इसलिए स्टैटिक्स का जो मेन काम है वह काम को आसान करना। टेक्निक देख रहे हैं ना, जैसे हम लोग बोर्ड कैमरा का इस्तेमाल करके ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास को इजी कर लिए। बोर्ड कैमरा कुछ थोड़ी कर देगा, ये काम को आसान किया। कॉपी पेन किताब क्या किया, पढ़ने लिखने की क्रिया को आसान कर दिया। हम लोग सीढ़ी चढ़ करके या लिफ्ट चढ़ करके एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक तो क्या कर देता है, आने जाने की क्रिया को आसान कर दिया। यातायात के जितने साधन हैं वो सारा क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया को आसान कर दिया। अब उसमें हम लोग खोजते हैं कि तेज गति से चलना है कि स्लो गति से चलना है, उसी के लिए ज़्यादा कर चुकाना होता है। सब तो कपड़े हैं, अब बढ़िया खराब तो उसी के हिसाब से हमको चुकाना पड़ेगा। खाना में भी बढ़िया खाना खराब खाना, उसके हिसाब से हमको पे करना पड़ेगा, तब ना काम बनेगा। ठीक है, तो वो अपना लोग अपना अपना क्षमता के हिसाब से उसको अंजाम देता है। क्या कंपटीशन का तैयारी कितना प्रकार का है, तो सब अपना अपना क्षमता के हिसाब से नहीं तो सब सब एक ही चीज़ का तैयारी करता। बोलिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, एवरी मैन एंड वुमेन हैज यूनिक प्रॉपर्टी। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक खास गुण होता है, जो अपना गुण है उस गुण को हम लोग पकड़ें, अपने काम को आसान करते हैं। ठीक है, इसलिए काम को आसान करने में मदद करता है, इसका प्रयोग करके हम लोग अपने काम को आसान कर लेते हैं। इसलिए स्टैटिक्स का ये मेन इसका ये होता है। इसलिए सारा चीज़ इसमें अप्लाइड जितना खोजेंगे, इसलिए जब भी हम लोग का कुल खर्च का बात होगा, अब दूसरा ऐतिहासिक दृष्टि देखिए, जब जब जितना बार बजट पेश हुआ होगा, चाहे वो देश का हो राज्य का हो, तो 100% न कहलाएगा। अब हर बार अमाउंट तो अलग अलग था, लेकिन क्या हुआ, जितना भी व्यक्ति है, किसी का सैलरी 2000, 5000, 20,000, कोई का 5-5 लाख होगा, 5 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, लेकिन उस सब तो 100% कराएगा। जो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है उसका भी खर्चा 100%, और जो सबसे गरीब है उसका भी खर्चा 100% है। अमाउंट में वेरिएशन होता है, इसीलिए प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है। गांव की जनसंख्या, प्रत्येक गांव का देखिए, गांव की जनसंख्या, छोटा गांव बड़ा गांव है ना, तो प्रत्येक गांव की जनसंख्या क्या हुआ, 100% हुआ। प्रत्येक परिवार में, अब छोटा परिवार बड़ा परिवार, लेकिन 100% हुआ। प्रत्येक व्यक्ति का कुल खर्च क्या हुआ, 100% हुआ। प्रत्येक बार बजट जितना हुआ, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या हुआ, प्रत्येक गांव का हुआ, सब कहीं भी अब ये सब बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। एक बार समझ, कहीं भी आएगा, दो विद्यालयों में तुलना करेंगे, दो गांवों में तुलना करेंगे, तो जिससे तुलना करेंगे वो 100% बन जाता है, चाहे जो भी हो वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे, इस तरह से तो बात आगे आई समझ में। अब अगला टर्म है गुना। इस पर भी ज्यादा प्रश्न पूछा है, 68वीं में भी गुना।
गुना का अर्थ हुआ हाउ मेनी टाइम्स। गुना का अर्थ पहले समझिए, देखिए ये ए हुआ 2 हो गया, ये बढ़ा करके आप 18 हो गया, ये बी हो गया। तो ए की तुलना में बी कितनी गुनी है, कितनी गुनी है, ए की तुलना में बी कितनी गुनी है। भारत की तुलना में अमेरिका के जीडीपी कितनी गुनी है, ठीक है, इस तरह से तुलना होता है। इसलिए गुना बराबर हमेशा दिमाग में रहता है बड़ा मान बट्टे छोटा मान। बड़ा मान हो गया 18 बट्टे 2 9। अतः ए की तुलना में बी 9 गुनी। 67वीं 68वीं में क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ, देखिएगा, गुना निकाल। तो जब भी गुना का अब उल्टा बोलेगा तो फ्रैक्शन में आएगा। अब इसी का उल्टा निकालेंगे, 2 बट्टे 18 1 बट्टे 9 0 पॉइंट में आ जाएगा, 1.1, ठीक है। तो उल्टा बोलेगा तब तो फिर अलग सेंस हुआ, लेकिन गुना का अर्थ होता है हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। कंपेरिजन जब भी होता है छोटा से बड़ा का होता है। अब क्वेश्चन पूछने वाले पर निर्भर है कि वो कैसा पूछता है, ठीक है। ये हो गया। अब इस जितना पढ़े अभी उस पर 3 छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, उसको हम लोग अच्छा से देखते हैं कि उदाहरण एक परिवार भोजन पर 20% खर्च करता है तो पहला भोजन का भिन्नात्मक भाग क्या है। दूसरा क्वेश्चन हो गया भोजन की तुलना में कुल खर्च कितनी गुनी है। तीसरा हो गया शेष भागों का भिन्नात्मक भाग क्या है। शेष भागों का भिन्नात्मक भाग क्या है। 3 को छोटा छोटा प्रश्न पूछता है, तो तीनों एक ही बार में नहीं पूछेगा। जैसे हर बार देखिएगा कि 5 गो 6 गो 7 गो पार्ट पूछता है एक क्वेश्चन में, तो 2-3 गो बड़ा रहता है और 2-3 गो छोटा छोटा ही रहता है। और समझ गए इस तरह से। तो देखिए कैसे लिखेंगे मेंस में। अब देखिए तो एक परिवार भोजन पर 20% खर्च करता है तो भोजन की तो कुल खर्च ऑटोमेटिक हो जाएगा। भोजन कुल खर्च प्रतिशत ऑटोमेटिक है कि 100 हो गया। अब ये बोलेगा नहीं, ये अपना दिमाग लगाना है। भोजन पर खर्च प्रतिशत कितना हो गया 20, इसलिए भोजन का भिन्नात्मक भाग 20/100 1/5। अब ये भिन्नात्मक भाग हुआ, ठीक है। दूसरा हो गया भोजन की तुलना में कुल खर्च कितनी गुनी है, गुना वाला। तो
कुल खर्च प्रतिशत हो गया 100, भोजन पर खर्च प्रतिशत कितना हो गया 20, इसलिए गुना बराबर बड़ा मान बटे 5। अतः भोजन की तुलना में कुल खर्च 5 गुनी है। इस सबका उत्तर 2 लाइन 3 लाइन में होगा। तीसरा हो गया शेष भाग के लिए। तो देखिए जब भी शेष भाग बोलेगा तो उसमें पहला पार्ट रहेगा ही रहेगा, तो पहले लिखना पड़ेगा कुल खर्च प्रतिशत कितना हुआ 100 हुआ, भोजन पर खर्च प्रतिशत कितना हुआ 20 हुआ, इसलिए भोजन का भिन्नात्मक भाग 20/100 1/5। अब तब जाकर के शेष निकलेगा। शेष भाग 1 में से 1/5 को घटाएंगे। शेष भाग जब भी निकालेंगे तो 1 में से घटाना पड़ेगा, और शेष प्रतिशत निकालेंगे तो 100 में से घटाना पड़ेगा प्रतिशत को। तो अब देखिए इसको कर देंगे 5 माइनस 1/5 4/5, ये हो गया उसको 80%। इस तरह से आगे बात समझ में।